अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। पंजाब असेंबली में कल से जो आप लोग देख रहे हैं ये एक खासी तारीखी सूरत हाल है बजट के हवाले से। कल रात गए तक जो चलता रहा वो भी टीवी चैनल से रिपोर्ट किया, बजट अभी तक पेश नहीं हो सका। एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं तो तब भी यही सूरत हाल है कि डेडलॉक बरकरार है। अब ये बातचीत चल रही थी, मुज़ाकरात क्योंकि कमेटी थी गवर्नमेंट की जो बात कर रही थी, स्पीकर साहब का खास तौर पर इसके सारी सूरत हाल में जो रोल है वो ज़ेर बहस आ रहा है, जिन्होंने शर्त लगाई हुई है। और अमूमी तौर पर स्पीकर का जो रोल होता है वो बहुत गैर जानिबदार होता है। लेकिन आप सब जानते हैं कि परवेज़ इलाही साहब कुछ अर्सा पहले तक पीटीआई के कैंडिडेट भी थे सीएम के लिए। इस वक्त जो वो रोल अपना रहे हैं और वो कह रहे हैं आईजी पुलिस जो है और चीफ सेक्रेटरी वो आकर माफ़ी मांगे हैं ऐवान के अंदर, जो कि ऑब्वियसली स्पीकर का इख्तियार तो हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से जो बजट रुका हुआ है वो है असल वजह जिसके ऊपर इस वक्त पॉइंट किया जा रहा है टुवर्ड्स द स्पीकर कि उनका किरदार इसमें कैसा है इस सारी सूरत हाल में। और फिर आबादी और कौमी असम्बली की नशस्तों के हवाले से भी पंजाब एक अहम सूबा है, काफ़ी अरसे से उसकी काबीना मुकम्मल नहीं हो सकी, बजट अब कल से इस सूरत हाल का शिकार है। तो क्या होगा इसके हम ऊपर बात करेंगे। सिंध में अलबत्ता वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बजट पेश कर दिया शोर शराबे में, लेकिन उसके बाद जो विजुअल्स वहाँ से देखने में आए वो भी कोई इतने खास नहीं थे। इन सब के अलावा एक और इशू है जिसके ऊपर मैं चाहती हूँ हम खास तौर पे आज बात करें, जो इमरान खान साहब के हवाले से है कि अब वो क्या उनका चेंज ऑफ हार्ट हो रहा है, उनकी तर्ज सियासत में कोई तब्दीली आने वाली है, क्योंकि उनके बड़े पुराने साथी हैं हामिद खान साहब जो कि पीटीआई के बानी मेंबरान में तस्वुर होते हैं। खान साहब से जो गुजरता गया वक्त उसमें बहुत से उनके पुराने साथी दूर होते गए। इसी सिलसिले में हामिद खान साहब ने भी काफ़ी एतराज़ात के साथ वो उन्होंने फासला इख्तियार किया था। अब ये मामला हुआ कि खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब के थ्रू हामिद खान साहब से और कुछ दीगर पुराने अपने दोस्तों से रब्ता किया और मुलाकात के लिए कहा। इस हवाले से हामिद खान साहब ने कल बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने एक तो ये कहा कि इमरान खान ने तस्लीम किया कि उन्हें बहुत सारी गलतियां कर दी और जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ। इसके अलावा हामिद खान साहब ने इस मुलाकात के बाद ये भी कहा कि पुराना मौक़िफ़ जो हामिद खान साहब का था, जो जानते भी थे सभी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कहते थे कि उसका इतना किरदार पीटीआई की सियासत में नहीं होना चाहिए उनकी हुकूमत में। इसके अलावा उन्होंने दीगर भी जो उनके इशूज़ थे जैसे जस्टिस काजी फाइज ईसा के ऊपर रेफरेंस, जिसको इमरान खान ने खुद भी बाद में गलती करार दिया। तो ये जो मामला है इसके ऊपर जो इमरान खान साहब का वापस रुजू करना और इस बात को तस्लीम करना कि उनके अराउंड जो लोग हैं जो हामिद खान साहब कह रहे हैं उनकी बात को एंडोर्स करना, क्या वाकई इमरान खान अपनी सियासत को मुख्तलिफ तरीके से लेकर जा रहे हैं? कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ उनका मामला जाएगा? करप्शन और चोर डाकू और साजिश के बयानिए के बाद इस पर बात करेंगे। तीसरी तरफ गवर्नमेंट ने, आपने आगाज़ में सुना, राना सनाउल्लाह साहब को बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं। खान साहब के सफ़े अव्वल के खिलाड़ी थे शहजाद अकबर साहब, जिनको ऑब्वियसली खुद ही खान साहब ने निकाल दिया बाद में, लेकिन उनके ऊपर अरबों की करप्शन के इल्ज़ाम है जो डायरेक्टली खान साहब तक भी पहुँचते हैं इल्ज़ामात। उसमें कितनी हकीकत है बात करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील कबोल साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब, जो कि ऑब्वियसली करता धरता रहे पार्टी में यूथ अफेयर्स के हवाले से। आप लोग मुझसे यहाँ देखकर भी बात कर सकते हैं। प्रोग्राम में अली वकार साहब हमारे नुमाइंदे भी होंगे जिनसे हम पंजाब असेंबली के हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे आगे चलकर। आगाज़ डार साहब आपसे और पंजाब असेंबली के मामलात से। नंबर्स इनके ख़तरे में हैं, हुकूमत के थे, बजट मंजूर करवाना उनके लिए वैसे ही बहुत मुश्किल था, लेकिन ये स्पीकर साहब ने क्या जिद लगा दी है कि आईजी साहब भी आए, चीफ सेक्रेटरी भी आए और आकर माफ़ी मांगे, मुनासिब है ये? देखिए, एक तो चले पहले मैं उन FIRs की बात कर लेता हूँ, या जो रियासती मैं समझता हूँ दहशतगर्दी की गई पंजाब में, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल किया गया और हम समझते हैं कि एक ये ज़्यादती थी हमारे जो MPs हैं उनके साथ, पार्लियामेंट जो हमारे पार्टी लीडर्स हैं उनके साथ। तो ये तो खैर अब फैसला करेगी हमारी जो पंजाब में पार्टी है। लेकिन मैं अबसा इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस नालायक जो ये सेटअप आया है एक आलमी साजिश के ज़रिए जिसमें भारत, इसराइल, अमेरिका शामिल हैं, कोई फिनेंस मिनिस्टर ही नहीं है पंजाब में। 12 घंटे पहले एक शख्स को आप फाइनेंस मिनिस्टर लगाते हैं। पहले तो पूछने वाली बात है कि पंजाब का जो बजट है ये किसने तैयार किया है? कौन लोग हैं जो ये बजट तैयार कर रहे हैं? और फिर पंजाब आपका सबसे बड़ा सूबा है, तकरीबन 12 करोड़ के करीब उसकी आबादी है, तो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के साथ ये मजाक। वो पीटीआई को भी इल्जाम ठहरा रहे हैं आपको और काफ लीग को कि गवर्नर साहब ने हलफ लेने में इतनी देर कर दी, काबीना तश्कील होने में इतनी देर हो गई, ये तो पीटीआई गैर आईनी काम कर रही है। गैर आईनी काम कर रहे हैं। हमारे 5 सीटें जो हमारी बनती हैं अभी, उसका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा। घबरा क्यों रहे हैं? खुद को ये तख्ते लाहौर का वारिस कहते थे जी, पंजाब के हम वारिस हैं, तो घबरा क्यों रहे हैं? हमारी वो 5 सीटें मुकम्मल होने दें। इन्हें पता है जब वो 5 नोटिफिकेशन होंगे हमारे 173 हो जाएंगे, इनके 172 हैं। बाय इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। स्पीकर साहब बजट से मशरूत क्यों कर रहे हैं?
मुकदमात खत्म करें, वो दोनों आके बयान दें। तो हम समझते हैं ये सारा सेटअप ही गैर आईनी है। क्या किस हसीयत में हमजा शहबाज बैठे तो फिर असेंबलियों में हैं? क्यों उनके बैठे पास हैं? तो आज अक्सरियत ही नहीं है। आप लोग असेंबली में क्यों बैठे अगर गैर आईनी है? आपने कहा कौमी असेंबली को हम लेजिटिमेट नहीं मानते, हम उधर से उठ रहे हैं, तो फिर पंजाब असेंबली में क्यों बैठे हुए आप लोग? देखिए, पंजाब असेंबली में तो हम पूरी फाइट कर रहे हैं ना। हाँ। हम देखें, हम सेनेट में फाइट कर रहे हैं, पंजाब असेंबली में कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे जब भी इलेक्शन होगा। मैं ये समझता हूं कि जिस तरफ जितनी तेजी के साथ मुईशत गिर रही है, इसका एक ही वाहिद हल है कि हमें इलेक्शंस की तरफ जाना होगा। इलेक्शन ही वाहिद हल है। अगर ये समझते हैं कि इस तरह का सेटअप जो अभी हालात हैं पंजाब के, और मरकज में भी देख लें ना, कबूल साहब मरकज की तरफ आ जाते हैं और वो कह रहे हैं कि हम फाइट कर रहे हैं पंजाब असेंबली के अंदर, लेकिन कौमी असेंबली में जो इनको किरदार अदा करना चाहिए था मौसर अंदाज में ऑपोजिशन का, जो कि एक बड़ी डाडी ऑपोजिशन ये हमेशा से रहे भी हैं, वो उधर ऑपोजिशन लीडर आपने बना दिया राजा रियाज साहब को, जिन्होंने कुछ अरसे के अंदर टिकट हासिल करना है PMLN का। तो कौन सी जमहूरी रिवायात का पास रखा जा रहा है किसी एक तरफ से भी? अब सर, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी गलती जो PTI की थी वो कौमी असेंबली से इस्तीफ़ा देना। मतलब इस्तीफ़ा आधा तीतर आधा बटेर वाला है। मतलब वो इस्तीफ़ा ऐसा है कि आपको पार्लियामेंट लॉजेस का रूम भी मिला हुआ है, आपको तनख्वाह भी मिल रहा है, सब कुछ है आपके पास, लेकिन असेंबली नहीं जा रहा है। आप देखें आज अगर पंजाब में जो हुआ है, पंजाब में इनके लोग हैं, एक बड़ा ख़तरा है कि हो सकता है बजट पास हो ना हो, क्योंकि इनके लोग मौजूद हैं। आप देखें अगर कौमी असेंबली में इनके लोग होते, आई थिंक 140 से ऊपर है, तो एक बहुत बड़ा ऑपोजिशन होता जो कि गवर्नमेंट के साथ फाइट करता है। इसको आप फाइट कहते हैं, ये नहीं कि आप मैदान छोड़कर चले गए। ये वही बात हो गई कि जिस तरीके से इमरान खान साहब जो है खुद भी गए और अपने साथ विकेट भी ले गए। तो आपने कौमी असेंबली में तो वॉक ओवर दे दिया खुद गवर्नमेंट को कि आपके पास एडवाइजर अच्छे नहीं है। आज क्यों वो हामिद खान से मिल रहे हैं, आज वो जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस है, नाम मेरे दिमाग में, साकिब निसार साहब, साकिब निसार से मिल रहे हैं, और बहुत सारे जितने भी जो पुराने हैं PTI के, उनसे मुलाकात करके एक नई टीम बना रहे हैं। और वो नई टीम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इन्हीं लोगों ने मरवाया जो ये जो इस वक्त मौजूदा टीम है। और मैंने सुना है इमरान खान साहब ने एक एक करके छांटी कर रहे हैं, इनको हटा रहे हैं साइड, जिन्होंने गलत मशवरे बहुत सारे दिए, एक नहीं बहुत सारे दिए। तो मैं समझता हूँ कि राजा रियाज साहब का मशवरा हुकूमत को किसने दिया? नहीं, राजा रियाज का मशवरा देखें, ये तो हमें एक मौका मिला, हमने देखें सियासत एक शतरंज की एक खेल है, आपको खेल खेलना था। ये हमने खेल खेला, राजा रियाज भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है लेकिन हमारा अपना है। ये खेल है ना, इस खेल में आप लोग को समझ ही नहीं आई हुआ क्या, आप लोग को तो पता ही नहीं चला कि आप लोगों के साथ हुआ क्या। और हम इनको पहले ही क्या, उस्मान मेरा दोस्त है, छोटा भाई है, मैं हमेशा टॉक शो में, आज बड़ा अजीब लग रहा है कि उस्मान जो है वो ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहा है और मैं आधा गवर्नमेंट का किरदार अदा कर रहा हूँ। ऑपोजिशन का डांस क्यों नहीं कर रहे आप लोग किरदार? हम कोलिशन में है ना, पार्लियामान के अंदर कर ले। देखें वो कबूल साहब इस तरह बात नहीं करते, वो बड़े आज ध्यान से बात कर रहे हैं। तो अगर यही रोल आपका कौमी असेंबली के अंदर होता है डार साहब, आप लोग अटैकिंग पोजीशन में होते हैं, हम डिफेंसिव पे होते हैं, आप लोगों ने खुला मैदान दे दिया उसमें। देखिए, नबील कबूल ने हमेशा एक अपनी पोजीशन और अपनी लाइन भी ली है। बाज़ दफ़ा ये पार्टी लाइन से भी आगे निकल जाते हैं। जिस तरह अभी आपने देखा, वो कह रहे हैं हम 50% में अपोजिशन में हूँ, 50% में गवर्नमेंट में हूँ। मेरा ख्याल है ये मुकम्मल गवर्नमेंट में है। वो अलग बात है कि जो महंगाई का तूफान है, जिस तरह की नलायकियाँ इस 11 जमात की एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई है, जिसे नलायक 11 मैं कहता हूँ, उसकी कारकर्दगी देख के कबूल साहब भी डिस्टेंस कर रहे हैं। अगर ये परफॉर्म कर रहे होते तो नबील कबूल ने भी कहना था कि मैं पूरे का पूरा गवर्नमेंट के साथ, आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे ये निकलेंगे। फाइनेंस हमारा नहीं है, देख लीजिए अभी शुरू हो गए हैं पाकिस्तानी, फाइनेंस हमारा नहीं है, एनर्जी वाला हमारा नहीं है। हमसे बात करो फॉरेन अफेयर्स की, हमसे बात करो हेल्थ की, हमसे बात करो दवाइयों की। आप लोगों ने तो हुकूमत को कहा था कि हम जिम्मेदारी लेंगे महंगाई की भी और हर चीज की भी। इत्तेहादी साथ है, इस लिहाज से हम साथ है, एडवाइस उनको देते रहे, इस लिहाज से है। हम ये नहीं कह रहे, मैं तो एक लाइटर मोड में कह रहा था, लेकिन बात ये कि अगर आप मुस्लिम लीग नून के भी किसी को बिठाते, वो बेहतर अंदाज में आपको आप फिर ये बताएं ना, कौम जानना चाहती है जो एक हफ्ते में 60 रुपए पेट्रोल बढ़ा है, क्या आप उसकी मजम्मत करते हैं कि नहीं? मैं हर महंगाई की मजम्मत करता हूँ। देखें उस्मान, इलेक्शन में हम सबको जाना है, हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। हम इस तरह इलेक्शन में जाना चाहते हैं कि लोगों को हम बता सकें ये जो महंगाई अभी बहुत ज़्यादा हुई है, हम क्यों जल्दी इलेक्शन नहीं करा रहे। केयर टेकर गवर्नमेंट आएगा, वो उनके बस की बात नहीं है कि वो महंगाई ख़त्म करे। हम हुकूमत में इसलिए रहना चाह रहे हैं मज़ीद, क्योंकि हमारे पास अभी 1 साल है, पूरा 1 साल से ज़्यादा है। ये महंगाई कम करनी है,
किस तरीके से करनी है ये छोड़ दे। एक बहुत बड़ा ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फॉरेन मिनिस्ट्री क्यों ली है? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हमारे मुल्क में बड़ा अहमियत रखता है। इंटरनेशनली आपने वहाँ जाकर चाइना से जो अग्रीमेंट की है बिलावल साहब ने, इससे जिस तरीके से आपने अमेरिका में जाकर कुछ लोगों से मुलाकात की है, उससे क्या है कि हमारा जो वर्ल्ड बैंक IMF है वो अब हमसे बात करने IMF तो अभी भी खुश नहीं है। ये आज की खबर है कि IMF ने कहा है कि मजीद मुश्किल फैसले आप करें। मजीद मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। से एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर पीपल्स पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर होता तो लाज मुख्तलिफ होते ना, बेहतर होते। नहीं देखें, पीपल्स पार्टी का और मुफ्ता इस्माइल को हम एडवाइस जरूर देते हैं, करते रहते हैं। कोalition गवर्नमेंट में अमल नहीं कर रहा ना, कोalition गवर्नमेंट में, लेकिन ये है कि हम गवर्नमेंट में शामिल हैं। हम तो नहीं कह रहे हैं कि अब गवर्नमेंट में नहीं है हमारा, हम सिर्फ शामिल नहीं, 8 कोalition गवर्नमेंट है, 8 पार्टीज की कोalition गवर्नमेंट है। लेकिन बात यह है कि हम मेन किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात तय है कि पीपल्स पार्टी ने ही ये सारा रोल प्ले किया है। और मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर है आज, ये पीपल्स पार्टी ठीक है के सपोर्ट से। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है अब फिर, क्योंकि डार साहब बात कर रहे हैं कि कबोल साहब बड़ी आज़ाद पोजीशन लेते हैं, तो बड़ी आज़ाद पार्टी में पोजीशन हामिद खान साहब भी लिया करते थे। तो फिर हम अब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पंजाब असेंबली की कोई अपडेट्स शामिल करेंगे। दूसरा ये कि अगर हामिद खान साहब आर्टिकल 5 का जो इस्तेमाल किया गया नो कॉन्फिडेंस में, उसके भी मुखालिफ थे। अब इमरान खान साहब अगर उनको हर बात पर यह कह रहे हैं कि वो दुरुस्त कहते थे उस वक्त, तो खान साहब को इस बात का भी इदराक है कि ये आईनी ऑप्शन उनको नो कॉन्फिडेंस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम में हम बातचीत तो कर रहे हैं, आपने सुनी पंजाब असेंबली के अंदर जो मामला चल रहे हैं। एक क्विक अपडेट ले लेते हैं, फिर हम जो गुफ्तगू यहाँ पर हो रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। अली वकार हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ है। अली, आज क्या हुआ? एक तो हमें आप क्विकली अगर बता सकें पूरे दिन क्या होता रहा, और फिर अभी किस बात के ऊपर इस वक्त क्या स्टेटस है पंजाब असेंबली के इजलास का, और डेडलॉक किस वजह से, क्या दोनों तरफ से कोशिशें नहीं हुई कि किसी तरीके से आज बजट पेश हो जाए? हाँ बिल्कुल अफसा, कोशिशें तो दोनों तरफ से हो रही हैं, लेकिन ये कोशिश हो रही है, अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो ये अपनी अना को बचाने की कोशिश हो रही है, ये कोशिश हो रही है अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश हो रही है। ऐवान में मौजूद जो अपोजिशन और हुकूमत के अरकान हैं वो सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अवाम का कोई एहसास इस वक्त होता नज़र नहीं आ रहा। जो करोड़ों रुपये इस बजट के ऊपर लग रहे हैं, कल भी लगे थे, कल भी तकरीबन 9 घंटे ये सेशन चला, आज भी अब तकरीबन 8 घंटे गुजर चुके हैं इस सेशन को कॉल किए हुए, लेकिन अभी तक ऐवान में सेशन के मुतालिक एक लफ्ज़ भी बोला नहीं गया, बजट के हवाले से एक लफ्ज़ बोला नहीं गया। लेकिन जो है हम ये देख रहे हैं कि कभी हुकूमती अरकान आते हैं, कभी अपोजिशन के अरकान आते हैं, वो आकर अपनी कहानी सुना देते हैं कि हम तो तैयार हैं ये बजट पेश करने के लिए, लेकिन अपोजिशन वाले कहते हैं कि जब तक IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ऐवान में नहीं आते, माफ़ी नहीं मांगते, तब तक हम बजट की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने देंगी। अली, इसकी हुकूमत क्या तौजीह पेश करती है कि क्यों ना आए IG और सेक्रेटरी, अगर चीफ सेक्रेटरी, अगर इस बात के ऊपर इसरार है स्पीकर साहब का, तो हुकूमत क्या इसके ऊपर पॉइंट अपनाती है? हुकूमत ने कल भी ये मौक़िफ़ उठाया था। ऐवान में लॉ मिनिस्टर हैं मलिक अहमद ख़ान, उनकी जानिब से स्पीकर को ये कहा गया उनकी रूलिंग देने के बाद कि चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि वो ऐवान के और इस पूरे पंजाब के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो पहुँच चुके हैं। तो लिहाजा अब IG पंजाब या चीफ सेक्रेटरी का अगर मुतालबा है तो वो भी पूरा किया जाएगा, उनको भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। लेकिन ये जो सेशन है ये बिलखसूस बजट सेशन है, और इस बजट सेशन में सिर्फ बजट के हवाले से बात हो सकती है। वज़ीर ख़जाना बजट स्पीच देंगे, लेकिन उस पर अपोजिशन अभी भी बज़िद है कि जब तक वो आते नहीं यहाँ पर, वो माफ़ी नहीं मांगते, कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो बजट सेशन जो है 2 दिन से इल्तवा का शिकार है, और अभी तक लगता यही कि आज भी वही डेडलॉक जो है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि हुकूमत ने भी अब सर जोड़ना शुरू कर दिए हैं। जो तजावीज़ हुकूमती बेंचों की जानिब से आना शुरू हुई हैं आइनी और कानूनी, वो ये हैं कि जो CM पंजाब हैं वो गवर्नर पंजाब को एक समरी भेजें, लिखें कि जो स्पीकर पंजाब असेंबली है मुबैना तौर पर अपनी आइनी जिम्मेदारी एक दफ़ा फिर अदा करने में नाकाम हो रहे हैं, क्योंकि बजट का सेशन है वो कॉल किया गया तो उसको वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे। तो वो गवर्नर पंजाब उस पर अपने आइनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए डिप्टी स्पीकर की सदारत में इजलास इस पंजाब असेंबली के ऐवान की बजाय किसी और जगह पर कॉल करें, ताकि यहाँ पर अब 12 करोड़ आवाम का जो बजट पेश किया जाना है उसको पेश करें और मुल्क के मामला आगे बढ़े।
ये आईनी ऑप्शंस आप अहम बात बता रहे हैं कि उसके ऊपर अब गवर्नमेंट गौर करिए। अली वकार, बहुत शुक्रिया आपका। अब डार साहब, हमारे नुमाइंदे ने भी एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन है हमारे सामने, पहले किसी प्राइवेट होटल के अंदर इजलास हुआ था, वही तरीका अब अपनाना पड़ेगा। ये इसके ऊपर पीटीआई जिम्मेदारी का मुजाहरा ही कर ले कम अज़ कम, और स्पीकर साहब को कह दिया जाए कि कम अज़ कम बजट पेश करने दिया जाए, बाकी बातें। और क्यों माफ़ी मांगे? मैं तो अभी तक ये बात आईजी और चीफ सेक्रेटरी किस बात की माफ़ी मांगे? पहले तो मैं समझता हूँ कि ये एक आईनी बहरान चल रहा है पंजाब में, और आज से नहीं है, या बजट इजलास की वजह से नहीं है, डे 1 से, जब से वहाँ लूटा करेसी आई है, जिस तरह लोगों ने अपने ज़मीर बेचे हैं और इन्होंने आप वोट दिया हमजा शहबाज को, और आपने देखा 20 हल्कों में इलेक्शन होने जा रहा है। अब यहाँ तक आईजी साहब की बात है या चीफ सेक्रेटरी साहब की बात है, देखिए हम तो यही कहते हैं ना कि पार्लियामेंट आपकी सुप्रीम है, असम्बली जिसमें लोग लाखों वोट लेके आए हैं, अगर उसी असम्बली पे आपके 1000 पुलिस वाले धावा बोल देते हैं। डिक्टेटरशिप में भी पाकिस्तान में कहते हैं जनरल मुशर्रफ का जो दौर था, जो बोल अच्छी तरह जानता, शायद बदतरीन दौर था अमरीत का, जिसमें इतनी वहाँ उन्होंने एक तशद्दुद किया, जो भी हम देखते रहे हैं। उस दौर में भी ऐसा नहीं हुआ कि आपके पुलिस वाले असेंबली के अंदर स्पीकर साहब को प्राइवेट लोगों को अंदर जाने खुद भिजवा रहे थे, वो इशारे करके वीडियोस मौजूद हैं। आए चीफ सेक्रेटरी आए, आकर बताएं स्पीकर को कि किसके कहने पे ये सब कुछ हुआ। और स्पीकर साहब ने जो किया था उसमें भी तो कोई बात स्पीकर साहब ने क्या किया? स्पीकर साहब का बाजू टूट गया था। वीडियो मौजूद है, इसमें वो अंदर तो आप देखें मार दाड़ करके स्पीकर का बाजू तोड़कर स्पीकर की मार लगाई जा रही थी, वो इशारे कर रहे थे थम्स अप के। तो मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल ऐसे किसी अमल को मैं समझता हूँ हमें डिस्करेज करना चाहिए, ऐसे किसी अमल को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। और अगर वाकई ही ये इम्पोर्टेड हुकूमत संजीदा है तो इनको बैठ के मुज़ाकरात करने चाहिए। पहले मैं आपसे पूछता हूँ, हम पुरअमन एहतजाज करने निकले थे, हमारे तकरीबन 15 लाहौर से जो रहनुमा हैं, उससे ज्यादा तो वर्कर्स हैं जिनको दहशतगर्दी के पर्चे हो गए। क्या हम दहशतगर्द हैं? क्या हम कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं? हकीकी आज़ादी मार्च के लिए, पुरअमन मार्च के लिए निकले हैं, वहाँ इन्होंने कंटेनर्स लगा रखे थे, लाठीचार्ज किया, जो टेयर गैस फेंकी है, तो उल्टा हमारे ऊपर ही पर्चे हो रहे हैं दहशतगर्दी के। तो ये सारे जो इन्होंने सियासी बुनियादों पर पर्चे किए हैं, ये भी वापस लेने होंगे। कबूल साहब, आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते किसी और जमात की, लेकिन अब ये आप माने या ना माने, आप हुकूमत के अंदर शामिल हैं और आपके तो कैबिनेट मेंबर्स भी सबसे ज़्यादा हैं। ये मैं जानना चाह रही हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने उस दिन जिसका डार साहब हवाला दे रहे हैं, एक तो वो हुआ, फिर यास्मीन राशिद साहिबा के ऊपर भी दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। पीपल्स पार्टी क्या पोजीशन रख रही है हुकूमत में बैठे हुए इन सब चीज़ों के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आऊँगा, ये जो आपने कहा स्पीकर के हवाले से बात की कि उन्होंने कहा आईजी और चीफ सेक्रेटरी माफ़ी मांगे। आपको पता है आईजी और ये जो सेशन हुआ, आईजी को डायरेक्शन किसने दी? चीफ सेक्रेटरी डायरेक्शन किसने दी? हाई कोर्ट ऑफ पंजाब ने दी। बिल्कुल। कि आप ये इजलास को इंश्योर करें कि यहाँ पे इजलास हो और इजलास में कोई ऐसे तशद्दुद ना हो, कोई ऐसा वाक़या ना हो। आपने देखा कि जब वहाँ पे मारपीट शुरू हुई, डिप्टी स्पीकर के बाल खींचे गए, उसको मारा, सब विजुअल्स कैमरे में आपने सबने देखा। उसमें अगर एक ये कहानी है, ये इस पे किताब लिख सकते हैं। परवेज इलाही की थम्स अप से लेके और बाजू टूटने तक की कहानी। इसके बीच में जो कुछ हुआ वो यही हुआ कि भाई आपने इतना इश्तियाल पैदा कर ली चौधरी परवेज इलाही साहब ने। क्यों चौधरी शुजात आज उनसे अलग हो गए हैं? क्यों बाकी उनके ख़ानदान के लोग अलग हो गए? ये सारा गंद जो है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना कि इमरान खान को ये एडवाइस करते हैं कि जी हम इनको आसानी से कुछ करने नहीं देंगे, पंजाब असेंबली में हम बैठे हुए हैं। इमरान खान जी ठीक है आप करते रहे। इमरान खान को खुद सोचना चाहिए, बजट पास ना होना इनके ऊपर सारी बात आएगी। बजट तो ये पास करा लेंगे होटल में जाके, कहीं भी आप करवा सकते हैं, लेकिन ये तरीक़ेकार चौधरी परवेज इलाही की गलत है। जहाँ तक आपने कहा तशद्दुद का, हम सब समझते हैं औरतों पे तशद्दुद बर्दाश्त नहीं है। इवन मैं अब आपके चैनल के तवज्जो से कह रहा हूँ, जो कराची में कल औरतों के ऊपर तशद्दुद हुआ, बलोच औरतों जो स्टूडेंट्स के ऊपर वो कर रहे थे एहतजाज कर रही थी, उनके ऊपर जो पुलिस ने तशद्दुद किया है, मैं अपनी गवर्नमेंट को कहूँगा, चीफ मिनिस्टर को कहूँगा कि एक्शन ले पुलिस के खिलाफ। जिसने ये ऑर्डर दिया ये बर्दाश्त नहीं है, नाकाबिल बर्दाश्त है, और कोई भी तशद्दुद किसी किस्म का नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तशद्दुद अगर पार्लियामेंट के अंदर कर रहे हैं तो इनको भी कोई समझाने वाला हो ना, इनको तो कोई समझाने वाला है ही नहीं।
परवेज इलाही को, ये तो शुक्र हम तो कभी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जी हमें वॉक ओवर मिल गया कौमी असेंबली में, पता नहीं कितनी बड़ी लड़ाई यहाँ कौमी असेंबली में होती। तो आज कौमी असेंबली में सुकून इसलिए है क्योंकि ये लोग नहीं है, और पंजाब असेंबली में हम तो कह रहे आ जाओ, हम तो कह रहे आ जाओ। और मैं ये भी आज आपको बताऊं, ये भी आज मैं आपको बताऊं, ये वापस भी आएंगे। अच्छा, ये भी मैं आज आपको बताऊं। फिर ख्वाजा साहब एक और बात तकरीर करेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब को एक और तकरीर करने का मौका मिलेगा। उस्मान, ये अभी इस मौजूदा पार्लियामेंट में वापस आएंगे भाई मेरे, पार्लियामेंट के अंदर, इस मौजूदा पार्लियामेंट के अंदर ही वापस आएंगे, क्योंकि इस्तीफा कबूल नहीं हुआ है। स्पीकर इनको बुला रहा है, नहीं हुआ ना, स्पीकर इनको बुला रहा है और ये जा नहीं रहे। इमरान खान ने मना किया हमारा मेंबर नहीं जाएगा, तो कहां से कबूल होगा? मैं वो शख्स हूं जिसने एज एमएनए इस्तीफा दिया था 2015 में, शायद आपको याद हो या ना हो, शायद उस्मान को भी ये बात पता नहीं। 2015 में मैंने इस्तीफा दिया, मुझे स्पीकर ने बुलाया, बोला भाई तुमने खुद लिखा है? मैंने कहा मैंने खुद लिखा है। उसने एक्सेप्ट किया इस्तीफा। आपको मेंबर को जाना पड़ता है, ये जा ही नहीं रहे। देखें वो ना स्पीकर को मानते हैं ना असेंबली को मानते हैं। नहीं, बात ये नहीं है आपसा, ये इस पे भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कासिम सूरी ने जब स्पीकर हमने इस्तीफे दिए तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए और बकायदा वो डी नोटिफाई कर चुका है इन तमाम एमएनएस को और समरी भेज चुका है। ये क्यों नहीं उसको लेके आगे? एक बार दोबारा जाकर जो उस दिन आपकी खवातीन अरकान दरवाजे फलांग के अंदर जाना चाह रही थी, किसी स्पीकर साहब को चक्कर लगाया, तस्दीक करके एक करके आए, उनके हम हाथ जोड़े, मिन्नत समाजत करें कि इस्तीफा वापस ले लो। हो सकता है कुछ 10-20 वापस भी ले लें, तो ये मकसद हौसला करें ना, इलेक्शन करवा दें। 140 हल्कों में इलेक्शन होगा, पता चल जाएगा कौन किसके साथ है, आवाम किसके साथ है। ये तो कहते थे, कह चुके, वो कह रहे हैं हम सब ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि अगले साल तक चलाना है। आपके प्रोग्राम में तरीका, उसके बाद अब आप लोगों के पास कितने ऑप्शंस रह गए? मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की इजाजत दीजिए। बाद में क्या कर रहे हो? मैं इस काबिल हूं कि मैं ऐलान कर सकता हूं। अक्सर जो कहते हो वो हो जाता है, बता दो। मैं ये कह सकता हूं, मेरे चिड़िया जो है ना वो घूम फिर के आके मुझे बताती है, ठीक है ना। ये मैं जरूर कह सकता हूं कि मुझे इलेक्शन इसी साल नजर आ रहे हैं, इसी साल नजर आ रहे हैं मुझे। मेरी चिड़िया ने नॉन पॉलिटिकल स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से नहीं, एज नबील गबोल मैं अज्यूम कर सकता हूँ, छठी भी मेरी माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त है, मैं इलेक्शन इसी साल देख रहा हूँ। ये तो खान साहब ने भी कल एक बात इस किस्म की हम ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। उन्होंने कहा ये तो जो बजट ये लेके आए हैं 1-1.5 महीने का ही है, और उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स को भी सोचना होगा इस बारे में। तो बात कर रहे हैं और जो गबोल साहब पेशगोई कर रहे हैं, एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आकर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डार साहब क्विकली आपकी तरफ आती हूँ मैं ये बात लेकर, ये अगर चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, ये तशरीह मुझे नहीं पता हमारे बाकी मीडिया के दोस्त क्यों नहीं कर रहे कल हामिद खान साहब की मुलाकात, लेकिन मैंने उसको बहुत संजीदा लिया है। अगर खान साहब को रियलाइजेशन हुई है, जो कि कुछ मामला थे जिसके ऊपर बड़ा इसरार किया जाता था कि खान साहब इन चीज़ों को देखें, उनमें से एक बात है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा उनके आने में हुकूमत के, और ख़ुद खान साहब ने 2-3 दफ़ा ये बात कह दी कि हम बहुत सी चीज़ें नहीं कर पाए। उस दिन हमारे साथ डोगर साहब थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात की कि आप बताएं हमारी जमात के अंदर वज़ीर कानून किसने लगवाया था, और शहजाद अकबर को किसने लगवाया था, और वज़ीर दाखिला किसने लगवाया था। आप लोग बहुत सारी चीज़ों का मलबा इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल रहे हैं। एक तो हामिद खान साहब की मुलाकात, क्या इस चीज़ को भी खान साहब रियलाइज़ करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था जो उन्होंने इत्तेफाक किया मुलाकात में? दूसरा ये कि अपने बेरीना जो लोग थे उनको साइडलाइन करके नए लोगों को जो मुख्तलिफ सियासी जमातों में रह चुके उनको लेकर आ गए थे। और तीसरी बात यह कि पार्टी के अंदर जमहूरी रिवायात भी उस तरीके से बरकरार नहीं रही थी, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर भी इत्तेफाक हुआ। हम सेफली ये बात कह सकते हैं, बेशक आप आदतन आप लोग बार बार रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं और बैरूनी साजिश की, लेकिन असल मसले तक अब खान साहब पहुंच गए कि ये वजह थी जिससे स्प्लिट हो गया पार्टी के अंदर और इकट्ठी नहीं रह सकी। देखिए, एक तो पहले मैं रिजीम चेंज पे बात करूंगा क्योंकि अब सर ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो कि 9 अप्रैल को हुआ तहरीक अदम एतमाद, उस दिन से लेके आज तक जो पाकिस्तान में मुआशी तबाही हुई है, अगर ये रजीम चेंज ना होता, इमरान खान और उनकी मुआशी टीम जैसे पाकिस्तान को लेके आगे बढ़ रहे थे, आपके सामने आज इकनॉमिक सर्वे के सारे दादोशुमार आ चुके हैं ना, इन्हीं की गवर्नमेंट के लोगों ने दिए हैं, इन्हीं की गवर्नमेंट का जो सिटिंग गवर्नर हैंड पिक इन्होंने स्टेट बैंक गवर्नर लगाया, वो मान रहा है कि 6% जीडीपी के ऊपर पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। आपके 32 अरब डॉलर के ऊपर एक्सपोर्ट्स जा चुकी थी, 31.7 बिलियन डॉलर पे फॉरेन रेमिटेंस आ चुकी थी, 6100 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन हम अल्हम्दुलिल्लाह हदफ अचीव करने जा रहे थे। उसके अलावा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को ले लें, एग्रीकल्चर ग्रोथ 4.6 के ऊपर पहली दफ़ा आ रही थी, और उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ 7.2, सर्विस सेक्टर 6.6। पाकिस्तान की 30 साला हिस्ट्री में आपके मुआशी अदादो शुमार जिस तरह ऊपर जा रहे थे, कभी ऐसे देखने ये अब आपकी बात है। हुकूमत एक और कहानी पेश करती है। अब मैं हुकूमत पे आ जाता हूँ। हुकूमत ने क्या तोहफा दिया इन 2 माह में?
सबसे पहले देखे US डॉलर 24 रुपए गिर चुका है, 24 रुपए। ये कभी नहीं गिरना था इमरान खान के होते हुए। 5,500 पॉइंट्स आपकी स्टॉक एक्सचेंज गिर चुकी है। कल ही 1054 पॉइंट्स गिरी है। इनका ताल्लुक कराची से है। 12-12 घंटे लोड शेडिंग थी। आप मुझे बताओ कि अप्रैल से पहले लोड शेडिंग थी पाकिस्तान में? इमरान खान की हुकूमत में नहीं थी ना। उसके बाद इन्फ्लेशन देख लें 24% है। SPI कह रहे हैं, इनसे पूछ लें कि मकसद ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिससे ये इनकारी नहीं हो सकते हैं। होते भी नहीं इनकारी सर। और मकसद ये पेट्रोल 60 रुपए बढ़ जाता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। तबाही जो की गई है, ये वो कीमत है रजीम चेंज की जो हम चुका रहे हैं। ये पाकिस्तानियों को समझना होगा। आप डिबेट करें, मुझे बुलाएं, माहिर मुआशियात बुला लें, उन्हें पूछें कि इमरान खान अगर नहीं जाता तो जिन हालात से आज पाकिस्तान गुजर रहा है ये हालात नहीं। तो रजीम चेंज उन्होंने फिर हमारी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए खुदा यही तो मैंने आपको पहले भी कहा कि हिंदुस्तान, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर इस मुल्क को मुआशी तौर पे तबाह किया है। देखिए आपके पास उस्मान डार साहब, मैं सिर्फ एक चीज पूछूंगी आप, क्योंकि हामिद साहब ये बात कह रहे हैं, न्यूक्लियर पावर है। इत्तेहादी खान साहब बार बार कहते हैं कि मैंने इस बार अगली बार सोचूंगा, फिर टिकट जिनको दूंगा खुद दूंगा टिकट, और मैं अपनी तरीकाकार को हम चेंज करके अगली बार जाएंगे। 2/3 मेजॉरिटी की आप भी यहाँ पे बात कर रहे थे। खान साहब कहते हैं मुझे रियलाइजेशन हुई हम कुछ कर ही नहीं सकते अगर इस तरीके से आ जाएं। लेकिन ये यहाँ पर ये एतराफ नहीं है खान साहब का। जब कल वो ये बात कह रहे हैं हामिद साहब से, जो कि हामिद साहब आर्टिकल 5 का भी जो इस्तेमाल किया आपने कौमी असेंबली के अंदर, उसकी भी बड़ी मुखालफत की थी, और वो कानूनदान है, माहिर कानूनदान है। उन्होंने कहा ये गैर आईनी काम किया। इमरान खान ने उनको कल फुली इंडोर्स किया, जो हामिद साहब के कल इंटरव्यूज आप खुद देख लें। देखिए, जहाँ तक हामिद खान साहब की बात है, नबील बैठे हैं, आप इनसे पूछ रहे हैं, ना ही पार्टियों में से किसी को जाते हुए कोई रोक सकता है। और ख़ास तौर पे जो पुराने लोग हैं, अगर वो दोबारा फाल होना चाहते हैं, एक्टिव होना चाहते हैं, उन्हें भी बुलाया, तो खान साहब ने बुलाया उन्हें, और आना चाहिए। और मैं समझता हूँ उनका आना खुशाइन है। देखिए, आप याद रखें, हमेशा आपने अपनी पार्टी के साथ कितने लॉयल हैं, या इमरान खान के साथ आप किस हद तक मेहनत या जद्दोजहद कर रहे हैं, वो सबको नज़र आ रहा है, वर्कर्स को नज़र आ रहा है। अब ये नहीं कर सकते कि टीवी टॉक शोज में बैठ जाएं या सोशल मीडिया पे बैठ जाएं। अब आपको प्रैक्टिकली आगे ना, जिस मोड में आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, आज हम मजम्मती पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आज हम धरना पॉलिटिक्स की तरफ जा रहे हैं, आज हम सड़कों पे आ रहे हैं, आज तहरीकें चला रहे हैं। आज घर में ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स नहीं हो सकती पाकिस्तान तरीके इंसाफ की। आज वही इस जमात में आगे आ सकता है जिसका जेल जाने का जिगर है, लेकिन वो जो प्रिजनर वैन में बैठना जाना, जिसका हौसला है कि मुझे आपके पास बात लेके जाऊंगी। ये कि अगर आप डर जाएंगे, जी पुलिस आ गई है, 10 पुलिस वाले आ गए, 50 पुलिस वाले आ गए, खान साहब पंजाब के अपने रहनुमाओं से पार्टी चेंजेस कर दी, उन्होंने निकले ही नहीं बाहर। उन्होंने कहा यास्मीन राशिद बाहर निकली, उनको ओहदा दे दो, हमारे से बाहर निकली, उनको ओहदा दे दो। तैयारी रखें। शफकत महमूद साहब से खफा हो गए खान साहब, तो कौन निकलता है? मुजाहमत किधर हो रही है? देखिए, ये मुल्क मजीद मुतम्मल नहीं हो सकता। हाँ। अगर इनको 2 माह मजीद इन नालायकों को दिए, जो सर चढ़ के ये महंगाई बोल रही है, 148% तो टमाटर महंगे हो गए हैं, प्याज महंगे हो गए हैं। गबोल साहब से पूछे ना, भाभी हमारी गबोल साहब से पूछे ना जरा, घर का बजट कितना बढ़ाया है। वो तो चाय पीने से कह रहे हैं, हमने आप लोगों के लिए आज फिर भी चाय का एहतमाम किया, लेकिन ऐसे इकबाल साहब ने आज कहा कि हो गए हैं। अच्छा, मुझे गबोल साहब का कमेंट, ये रियलाइजेशन गबोल साहब अगर खान साहब को हो गई है, जिसके बारे में तमाम जमहूरी हल्के बात करते थे कि एक बड़ी पार्टी है, बड़ी पॉपुलर लीडर है खान साहब, लेकिन उनको किसी के कंधों पे बैठ के हुकूमत में नहीं आना चाहिए, एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के तौर पे होना चाहिए था। तो ये आप नाकाबिले तस्खीर नहीं बन गए आप लोगों के लिए? खान साहब अगर ये खुलकर इस बात का इजहार कर देते हैं, ये जो सेकेंडरी बातें हैं, बैरूनी साजिश, अमरीकी सेंटिमेंट, अमरीका मुखालिफ उभारना और बातें करना, इस असल बात के ऊपर अगर वो आकर कुछ दिनों में बात कर भी दें, तो फिर ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बड़ा खतरनाक नहीं बन जाएंगे खान साहब? नहीं, खान साहब को तो सबसे पहले जो अभी ये रीऑर्गेनाइज अपनी पार्टी को कर रहे हैं, पहले तो अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपनी पार्टी को पार्टी बनाएं। पहले तो देखें उनकी पार्टी 2018 इलेक्शन में, देखें हमेशा जो आपको लाता है वही निकालता है। आप ये सोचें कि आप आए कैसे है, पहले उस चीज़ को दुरुस्त करें। एक तो ये जो उनका नैरेटिव है जी, इम्पोर्टेड हुकूमत, अमेरिकन ने हमें निकाल दिया, ये लोग यहाँ नहीं समझते हैं, इन लोगों को इन चीज़ों का पता नहीं है। लोगों को सिर्फ ये पता है कि जी इमरान खान ठीक है, एक सेलिब्रिटी है, लोग उसके जो है सपोर्टर्स हैं, या डी चौक में जमा भी हुए कुछ लोग रात को, फिर राना सनाउल्लाह ने हटा दे। ये जो बर्गर टाइप लोग हैं ना, ये खुद इमरान खान भी बोलता है कि ये मेरे जो बर्गर सपोर्टर है, ये डंडे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग मैं नून की मुझे इतना मैं नहीं बात करूंगा, पीपल्स पार्टी तो कोड़े भी खाए, जेल भी गए, कुर्बानियां भी हमने जो दी हैं, वो कोई पार्टी नहीं दे सकती है। बात यह है कि इनके अंदर ये प्रॉब्लम है कि इनसे सिर्फ ये सवाल किया जाए दूसरा धरना का ऐलान कब होगा। ये इन्होंने काम 6 दिन देते हैं और धरने का ऐलान करते हैं, अब वो ऐलान ही नहीं कर रहे हैं।
तो ये अगर आना चाहते हैं इमरान खान आए यहाँ पर, शायद पॉलिसी चेंज कर रहे हैं पार्टी की, पॉलिसी पुराने लोगों से मिल रहे हैं, वो अपनी गलतियों का एतराफ कर रहे हैं। इंतजार करें ना इलेक्शन, जो कि बड़ा रेयर है, इंतजार करें ना, वो बहुत रेयर है। मेरे सामने इमरान खान ने एक, अभी मैं बताऊंगा नहीं वो मिनिस्टर का नाम, जो अभी मिनिस्टर था इनके दौर में, बोला गधे को रंग लगाकर ज़ेब्रा में नहीं बना सकता, ये गधा है। अब मुझे एक चीज बताया, उसको पता भी था ये गधा है, उसको फेडरल मिनिस्टर बना दिया। तो ये चीजें मैं आपको, जो यूसी चेयरमैन के इलेक्शन आ रहे हैं कराची से, यूसी चेयरमैन के इलेक्शन आ रहे हैं, वो फेडरल मिनिस्टर बन गए। ये जाला है, मैं मानता हूं, उस्मान जाला, इसका भाई जाला, मैं इनके देखता रहता हूं। बात यह है कि आपका टीम मजबूत नहीं हो, आपके पास अच्छे लोग नहीं आएंगे, आप नुकसान खाएंगे। क्यों पहले अपनी पार्टी को रीऑर्गेनाइज करें। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ, फिर डार साहब से पूछेंगे क्यों खान साहब, डार साहब जैसे लोगों के ऊपर तरजीह, इनको तो देते हैं तरजीह, लेकिन इन जैसे और भी बहुत सारे पार्टी के वर्कर्स हैं, उनके ऊपर हामिद साहब कह रहे हैं कि तरजीह दे रहे थे, और जो करप्शन के इल्जाम राना साहब ने लगाए हैं पीटीआई पर, उस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डार साहब, अब बड़े संगीन इल्जामात राना सनाउल्लाह साहब ने आप लोगों के ऊपर लगाए हैं, और करप्शन आप लोगों के खुद अपना सब्जेक्ट आप लोगों ने दूसरी जमातों के खिलाफ इसको रखा हुआ था, लेकिन ये मामूली बातें नहीं हैं। काबीना में अप्रूवल तो हुआ इस मामले का, और हमें ये भी रिपोर्ट हुआ था मीडिया में उस वक्त कि श्री मजारी साहिबा ने कहा था कि ये क्या है इस खत के अंदर जो हमें दिखाया नहीं जा रहा, हमसे अप्रूवल लिया जा रहा है। लेकिन आज जो राना साहब ने इसके ऊपर इंकशाफ किया, उन्होंने कहा ये मामला शहजाद अकबर ने लंदन में बैरिया टाउन की रकम पकड़े जाने का मामला सेटल करवा के 5 अरब रुपए का हिस्सा अपना हिस्सा वसूल किया। फराग गोगी का आजकल बहुत का जिक्र हो रहा है, जिसका खान साहब दिफा कर रहे हैं। मैं आपसे जाती तौर पर यह जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप सफ़े अव्वल में होते हैं उन लोगों के जो करप्शन के खिलाफ खान साहब की जो बात है उसको आगे बढ़ाते हैं। इमरान खान साहब खुद बरीउज़ ज़िम्मा हो सकते हैं इन सारी चीज़ों से, जो फराग गोगी के हवाले से इल्ज़ामात लग रहे हैं, फिर उसके जो ताने बाने इस तरह मिलना कि पंजाब हुकूमत ने फुल सिक्योरिटी दी हुई थी, वो रहती बनी गाला में थी, साबिका खातून अव्वल के साथ उनके बड़े करीबी मामला थे, ये सारी एक्सेस उनको खान साहब के थ्रू मिल रही थी। तो ये एक पार्टी के लिए परेशान कुन बात नहीं है, इतने संगीन करप्शन इल्ज़ामात? देखिए, अब साहब मैं तो समझता हूँ कि अगर इनको इमरान खान को डिस्क्रेडिट करने के लिए फरा साहिबा का सहारा लेना पड़ रहा है, या तोशाखाना की कभी बात करते हैं, कभी कोई चीज़ सामने ले आते हैं, तो इसका मतलब है 2-2.5 माह में कोई करप्शन बराह रास्त इमरान खान को लेके 5 अरब का हिस्सा, 5 अरब रुपए का हिस्सा वसूल किया शहजाद अकबर ने। चले 5 अरब पे भी आ जाते। देखिए आज तो गवर्नमेंट में ये है, मैं राना सनाउल्लाह को पैगाम देता हूं आपके प्रोग्राम से कि आप इस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, जिसने भी करप्शन की है उसका एहतसाब करें, तो वो करने लगे करें ना, वो बिल्कुल अगर करने किसी ने भी किया है। मैं ये समझता हूं कि अगर मैंने भी कोई लूटमार की है, इमरान खान का कोई काम नहीं उस्मान डार का दफा करे। हाँ। मेरा काम है अपने ऊपर लगाए हुए इल्जाम का दफा करना, अपने जो भी मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं। तो इसलिए मैं तो खैर इस बात के हक में ही नहीं कि मेरा लीडर अगर इल्जाम लगे अगर इमरान खान पे इल्जाम लगता है, खान साहब जरूर उसकी बात अगर इल्जाम लगा फराग गोगी के ऊपर, और एक नहीं है बहुत सारे इल्जाम हैं, इमरान खान ने उसका दिफा क्यों किया? आपकी पार्टी इस चीज के ऊपर परेशान नहीं हुई कि बतौर चेयरमैन पार्टी के उनको फराग खान का क्या दिफा करने की जरूरत थी अगर कोई मामला नहीं था? बुनियादी तौर पर वो कोई फराग का दफा नहीं कर रहे थे। जब उनकी अहलिया को अटैच किया जाता है, देखिए वो पर्दा करती हैं, ऐसी खतून अव्वल जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं, कोई पब्लिक लाइफ नहीं, और उनको वो खान साहब का वो बयान जिसमें वो बता रहे हैं कि फराग की एक्चुअली शादी कब हुई थी, वो तो रियल एस्टेट का काम करती है, उसका तो कोई सरकारी ओहदा नहीं था, क्यों थी उनके पास सिक्योरिटी, हुकूमती सिक्योरिटी? अगर सरकारी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। गवर्नमेंट में तो ये है, लाएं FIN के नीचे है, नैब आजाद है, अदालतें आजाद हैं, इन्हें करना चाहिए। लेकिन राना सनाउल्लाह जैसा शख्स जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, इनके अपनी जमात के जो चौधरी शेर अली हैं, आबद शेर अली के वालिद कहते हैं इन्होंने 22 कत्ल किए हुए हैं। क्या एक कातिल के दिफा हमारे ऊपर राना साहब तो आप क्रॉस जो भी बात करें, क्योंकि आप लोगों की वो राइवलरी है, लेकिन एक ऐसा लीडर जिसने सारी जिंदगी करप्शन के खिलाफ बात की, किसी के ऊपर इल्जाम लगा जो कि जेन्युइनली उनकी तमाम एक्सेस हर जगह पे खान साहब के हुकूमत में आने के बाद ही थी, लेकिन खान साहब ने उसका दिफा कर दिया इल्जाम की स्टेज पे। आखिरी कमेंट को बोल, मैं चाहता हूं कि ये जरूर मुझे कोई ना कोई मुस्लिम लीग नून वाला भी सुन रहा होगा, और खास तौर पे राना सनाउल्लाह, ये जो इन्होंने शहजाद अकबर की जात को लेके 5 अरब का इल्जाम लगाया और वो पैसों का खुर्द-बुर्द, वो जो खरीदो फरोख्त है वो खुद हसन नवाज ने ही तो वाइन हाइड पार्क प्रॉपर्टी ली है। तो फिर वो पैसा जो कह रहे हैं जी कि ये लूटमार का पैसा था,
या गैर कानूनी तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग वाला पैसा है और तो फिर कराएं, फिर नवाज शरीफ के बेटे से अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करे। ये शहजाद अकबर साहब को खुद खान साहब ने बुलाया, हसन को भी इधर, हुसैन को भी इधर, पता चल अब आप बिफोर आप उनको वक्त भी बहुत कम है। कबूल साहब चलिए अब आप जाते जाते ये कह दें कि राना साहब का ये कह दे रहा मैं चाहूँ ये घर से नहीं निकल सकते, चले आप उनका बेशक जवाब ना दें, लेकिन नैब के हवाले से जो तरामीम आपने की उसमें इमरान खान साहब बड़े परेशानी का इस वक्त इजहार कर रहे हैं कि आप लोग तमाम अपने केसेस ख़त्म करने के लिए अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ रहे हैं जो कानून है उसको। सियासी विक्टिमाइजेशन का ब्लेम ना ले लें आप लोग अपने सर पे इस सारी चीज़ों में, और इल्ज़ाम जब लगेगा तो फिर पीपल्स पार्टी पे भी लगेगा। देखिए वो वक्त भी ये ना भूलें, हमें हमेशा एक बात कहता था इतना करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो। वो वक्त भी ना भूलें कि जब आपके यहाँ से एक पर्ची में नाम लिख के जाता था, ये आज रात को अप्सा कोमल के शो में बहुत बोला है, इसको टाइट करो, पर्चियाँ जाती थी कहाँ से? प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से, इसको टाइट करो। ये वक्त भी ना भूले। आपने एहतसाब ब्यूरो बनाया हुआ था जो सैफुर रहमान ने बनाया था, वो उन्होंने भी क्या जुल्म किए थे जो नून के वक्त पे था। आपने इसको नैब को सियासी तौर पर उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैं फिर भी चेयरमैन नैब के खिलाफ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपने चेयरमैन नैब के ऑफिस में एक औरत को बेच के उसकी वीडियो निकलवाई, तो आप उसको भी ब्लैकमेल कर रहे थे। बात यह है कि अगर नैब के अंदर कुछ ऐसे कवानीन हैं जो आपको कितनी दफ़ा हाई कोर्ट के जज ने नैब वालों से पूछा है कि भाई कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं, तुम पहले बंदा उठाते हो और बाद में एविडेंस ढूंढते हो और 1 साल का छोड़ देते हो, एविडेंस नहीं मिला, तो ये चीजें गलत है। एविडेंस हो आपके पास। लेकिन ये शहजाद अकबर पे इसी किस सिलसिले की कड़ी तो नहीं है जो अब आप लोग शहजाद अकबर, जहां तक ये फराह गोगी की बात हो रही है, अगर राना सनाउल्लाह ने ये बात बोली है, आप बताएं इनके खिलाफ एक्शन अगर हो तो इस पे इमरान खान को इतराज नहीं होना चाहिए, और दिफा भी नहीं करना चाहिए, और उनको दिफा भी ना करे, उसकी दिफा भी ना करे। हाँ। तो इमरान खान सवाल उठाने पे मजबूर हुए जब इमरान खान साहब ने दिफा कर दिया। हाँ। उसके बाद से लेकिन वक्त खत्म हो गया मेरे पास जी। बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब, उस्मान डार साहब, आपने नाज़रीन गुफ्तगू सुनी। अब हम देखते हैं कि कल इस चीज़ के ऊपर नजर रखेंगे, पंजाब असेंबली में बजट आखिरकार पास हो ही जाए, दुआ गो तो है इस चीज़ के लिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।